नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है जो कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में काम करेगी। कमेटी देश में एक साथ चुनाव की संभावनाओं का पता लगाएगी और कमेटी का गठन ऐसे समय में किया गया है जब केंद्र ने 18 से 22 सितंबर के दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार इससे जुड़ा हुआ एक बिल इसी विशेष सत्र में ला सकती है। एक देश एक चुनाव का आइडिया देश में एक साथ चुनाव को करवाए जाने से है और इसका मतलब है कि पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। अब दोनों चुनावों के लिए संभवतः वोटिंग भी साथ में या फिर आसपास होगी। वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा होने या फिर विधायिका के भंग हो जाने पर अलग अलग तरह से करवाती है। देश में एक साथ चुनाव करवाए जाने के समर्थन में सबसे मजबूत तर्क अलग अलग चुनावों में खर्च होने वाली भारी भरकम राशि में कटौती करना बताया जा रहा है। तो अब एक देश एक चुनाव की चर्चा तो तेज है, लेकिन जो कमेटी का गठन किया गया है ये कमेटी कैसे काम करेगी और दूसरा एक देश और एक चुनाव के मायने क्या हैं, ये आपको ग्राफिक के जरिए भी बताते हैं। देखिए, आजादी के बाद 52, 57, 62 और 67 तक लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव थे वो एक साथ होते थे। 68 और 69 में कई विधानसभाएं ऐसी थीं जो कि समय से पहले भंग हुई और उसके बाद से ही आप देख रहे हैं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग की गई और इस वजह से एक देश और एक चुनाव जो हुआ करता था पहले, उसकी परंपरा टूटी। 1970 के बाद एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई और अब उसी एक देश एक चुनाव को लेकर के नया बिल लाने की तैयारी है, लेकिन देखना यह है कि इस पर सहमति कैसे बनेगी। 2014 में जब केंद्र में मोदी की सरकार आई तो फिर एक देश और एक चुनाव की बात कई बार हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार एक देश और एक चुनाव की वकालत की है और नवंबर 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक देश एक चुनाव की बात को कहा था। करीब 3 साल के बाद 1 सितंबर 2023 को सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बना दी है और जिसमें आप देख रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करेंगे। वर्षों पुराना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक ये बात उन्होंने कही कि वन नेशन वन इलेक्शन, और इस वन नेशन वन इलेक्शन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारे देश के चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिए, इसके लिए देश के लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिए और अब मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। मैं मानता हूं कि बार बार इलेक्शन जब अलग अलग समय पर होते हैं तो इससे देश के एक्सचेकर पर भी बोझ पड़ता है, चुनाव मशीनरी को भी बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं, आम आदमी भी इससे परेशान होता है। तो इसलिए देश के अंदर एक समय में सब चुनाव हों तो इसका लाभ बहुत से तरीकों से होगा। जैसे हमको ध्यान में है कि आजादी के बाद देश के अंदर एक परंपरा चलती थी कि एक देश एक चुनाव बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी कि जिसमें से ये परंपरा टूटी है। इसको पुनः शुरू करने के लिए अगर इस प्रकार का कदम आगे उठाकर इसको सार्थक परिणाम निकलते हैं तो इससे विकास के काम में तेजी आएगी, समय बचेगा, साधन बचेगा, चुनाव की मशीनरी में भी एक ही समय काम करने का यानी अवसर मिलेगा और इससे जनता की भागीदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि बार बार चुनाव होने से जो लोग घर से दूर होते हैं उनको चुनाव में वोट डालने के लिए कभी आने का अवसर मिलता है, कभी नहीं मिलता है। लेकिन यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो जनता ज्यादा संख्या में आकर के और चुनाव में भागीदारी भी लेगी। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी का इस कमेटी के गठन में जो पहल की है इसका स्वागत करता हूँ। अच्छी बात, शुरुआत हुई है, हम तो इसके पक्षधर हैं और आगे भी मैं चाहता हूँ इस पे अच्छी तरीके से डिबेट डिस्कशन होकर निष्कर्ष। अच्छी बात है, शुरुआत हुई है, हम तो इसके पक्षधर हैं और आगे भी मैं चाहता हूँ इस पे अच्छी तरीके से डिबेट डिस्कशन होकर निष्कर्ष। अगर हम एक आर्थिक व्यवस्था के तौर पर देखें कि हर वक्त कोई ना कोई चुनाव रहता है, चाहे वो किसी प्रदेश में हो या देश में हो,
तो देश में व्यवस्था को सुधार करने के लिए, देश में एक ऐसे बदलाव लाने के लिए कि हम सारा टाइम चुनावों की तैयारी में ना लगे रहें और काम भी करें। और मुझे लगता है कि अच्छी सोच है, एक अच्छी पहल है। अगर ऐसा होता है तो उसका फ़ायदा मिलेगा और एक निर्धारित समय पर अगर सारे चुनाव होंगे तो फिर पूरी सरकार को, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकारें हो, उनको 5 साल का कार्यकाल मिलेगा अपना काम करने के लिए। ये नहीं कि इस साल पे चुनाव है केंद्र का, 2 साल बाद किसी राज्य में है, 1 साल 6 महीने बाद किसी राज्य में है। तो व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए ये एक अच्छी पहल है और अच्छा कदम है। मैं ऐसा भी मानता हूं कि जो जिस तरीके का अर्थव्यवस्था को, यानी कि जिस तरह का खर्चा होता है चुनाव के दौरान, उसमें भी कमी आएगी, लोगों को भी इस बात का फायदा मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये देश के हित में है और देश और विपक्षी पार्टियां भी इसको उस तरीके से जरूर देखेंगी। नहीं है क्या एजेंडा, अभी तो एजेंडा आया नहीं खुलकर जी, एजेंडा आने पर ही रखेंगे। लेकिन जिस हिसाब से ये सेशन रखा है, अभी तो सेशन खत्म हुआ है, सेशन रखा है, इसके क्या कारण है, इनका एजेंडा आने में। तो कुल मिलाकर के सबकी प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। हालांकि विपक्षी दलों का इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया है, उनका कहना यह है कि जब ये एजेंडा आएगा उसके बाद देखना होगा कि इसमें क्या है। लेकिन अब एक देश एक चुनाव को लेकर के जो चर्चा हो रही है, सामूहिक तौर पर अगर आप इसको देखें तो ज्यादातर जो लोग हैं वो इसके पक्ष में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि तो चुनाव की जो मशीनरी है उसके ऊपर आप देखते हैं कि एक बड़ा प्रेशर होता है, और दूसरा ये कि जो खर्च होता है, क्योंकि आप देखते हैं इतने बड़े देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं देश के किसी कोने में चुनाव जरूर चलते रहते हैं। और ऐसे में अगर एक देश और एक चुनाव हो तो फिर जाहिर है कि जो पैसा है उसकी भी बचत होगी और उससे एक व्यवस्था बेहतर बन सकती है। ऐसा इसके पीछे का जो तर्क है वो दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है इसके अंदर क्या एक देश एक चुनाव इस एजेंडे को लाया जाता है, ये जो आप कह सकते हैं कि इसको जो कानूनी शक्ल है क्या उसको दी जा सकती है, क्या यही मकसद है ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, और क्या होगा इस विशेष सत्र में ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से कमेटी का गठन किया गया है उससे ये तय तो है, इससे ये स्पष्ट हो रहा है, संकेत इस बात के हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की ओर सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। क्योंकि 2014 से ही प्रधानमंत्री इस बात को कई बार और कई प्लेटफॉर्म पर इसको कह चुके हैं और इसीलिए उसको उस कवायद के साथ साफ तौर पर आप देख सकते हैं। क्योंकि जो कमेटी बनाई गई है उसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और कैसे कंसेंसस बनाना है लोगों के साथ, कैसे आपको सहमति बनानी है, इसके ऊपर ही विचार है और कैसे जो लोगों की राय है उसको वन नेशन और वन इलेक्शन इसके जरिए समझना है। और इसलिए ये जो कमेटी है वो बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। और अब देखना यह है कि ये जो कमेटी है वो किस तरह से काम करेगी और उसके जो फाइंडिंग्स हैं वो किस तरह से देश को एक देश और एक चुनाव की राह पर ले जाते हैं। बहरहाल चर्चा है पूरे देश के अंदर, इसलिए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि एक देश और एक चुनाव इसके क्या मायने हैं और एक देश और एक चुनाव से क्या फायदा होने वाला है, एक देश और एक चुनाव पर विपक्षी पार्टियों की राय क्या है और एक देश और एक चुनाव क्यों जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी। क्योंकि चर्चा आज एक देश एक चुनाव की इस समय पूरे देश के अंदर है, तो आज ये समझना जरूरी है कि एक देश और एक चुनाव के जो मायने हैं वो क्या हैं और इससे क्या हासिल होने वाला है। आज चर्चा को ओपन करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाग सिंह दमदमा जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। मनीष खटाना जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष खटाना जी, आपका भी स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और निवांश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निवांश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। देश के अंदर जो चर्चा इस समय चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, और इसके लिए अब तो एक कमेटी भी बना दी गई जिसमें पूर्व राष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, कैसे देखा जाए और इस समय इसकी आवश्यकता क्यों नजर आ रही है कि एक देश मैं दोबारा से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। उसके पहले मैं हमारे साथ मनीष जी हैं। हेलो जी 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 वीरेंद्र जी, हाँ आवाज आ गई, अब अपनी बात रखें। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑडियो ठीक मिल रहा है अभी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलें। मैं ये कह रहा हूँ कि एक देश एक चुनाव भारत में
नई बात नहीं है। जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद लंबे अरसे तक, जब भी चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद एक लंबे अरसे तक, आपकी रिपोर्ट में आपने स्वयं बताया, इस देश में विधानसभा और जो संसद का जो लोअर हाउस है यानी लोकसभा, उनके चुनाव एक साथ होते रहे हैं। और अगर उसको भूल जाएं तो उस व्यवस्था के भंग होने के बाद के दौर में भी, जब विधानसभाओं लोकसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे, उस दौर में भी लॉ कमीशन समेत अलग अलग इदारों ने एक देश एक चुनाव के मंत्र की सूत्र की बात की। और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता में आए, देश की सेवा करने का जब जनता ने उनको अवसर दिया, तो बिल्कुल प्रारंभिक दौर में यह बात देश के सामने रख दी थी, देश के सुधीजनों के सामने रख दी थी कि भाई ये करने योग्य कार्य है, ये कब कर पाएंगे, कैसे होगा, इसमें जटिलताएं क्या हैं, ये चर्चा का विषय हो सकता है, मंथन का विषय हो सकता है, उसकी मोडालिटीज क्या होंगी उस पर बात हो सकती है। परंतु ये एक अच्छा कार्य है। अगर हम एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ेंगे तो देश के आर्थिक संसाधनों पर चुनावों के कारण आने वाला जो वजन है उसको हम कम कर पाएंगे। इसके अलावा केवल आर्थिक संसाधनों की बात नहीं, पूरा तंत्र, जब भी कोई चुनाव होता है तो सरकारी तंत्र उसमें व्यस्त होता है जी। तो जिस तंत्र को चुनाव कराने होते हैं उस तंत्र को अन्यथा उस समय में विकास के दूसरे कामों के लिए समय रहता है। तो जो समय अन्यथा अन्य विकासात्मक कार्यों पर लगना चाहिए उसका एक बड़ा हिस्सा चुनाव पर लग जाता है। फिर उसके आगे भी बात है, विकास के काम जब जब चुनाव होते हैं अलग अलग समय पर, तो आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता लगेगी तो एकदम डेवलपमेंट वर्क्स जो है वो स्टैंड स्टिल पर आ जाते हैं, वो एक तरह से रुक जाते हैं। तो एक राज्य में मान लीजिए हरियाणा है, लोकसभा के चुनाव एक समय में हो रहे हैं, दूसरे समय में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो 2 बार आचार संहिता लगेगी, 2 बार चुनावी मशीनरी जो है वो हरकत में आएगी, 2 बार सारे का सारा प्रशासनिक तंत्र सारे काम छोड़कर केवल चुनाव कराने पर लगेगा, और जो खर्चा होगा उस सारे पर वो अलग, समय, खर्चा, ऊर्जा एक बात, और विकास के कार्यों का थमना दूसरी बात। तो इन सब कारणों से ये लॉजिकल लगता है कि एक साथ चुनाव का रास्ता अगर बन जाता है वैधानिक तरीके से तो वो बेहतर रहेगा। अब सवाल ये उठेगा और उठ रहा है, मेरे मन में भी है, आपके मन में भी है, प्रतिपक्षियों के मन में भी होना चाहिए कि भाई ये संभव कैसे होगा। इसके बहुत सारे लीगल डायमेंशंस हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस होंगे। तो भाई क्योंकि किसी अच्छे काम को करने के रास्ते में कुछ लीगल सवाल खड़े होंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल, कुछ संवैधानिक प्रश्न आएंगे, तो क्या इसलिए उस पर विचार ही नहीं किया जाए, विचार करना ही हम टाल दें या अनंत काल तक उसको टाले रखें? ये सोच भी सही नहीं है। मैं ये समझता हूं केंद्र सरकार ने कमेटी गठित करके इस दिशा में एक ठोस पहलकदमी कर दी है। मंथन चल ही रहा था, देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, अलग अलग संस्थाओं ने, जो इसके विरोधी हैं उन्होंने भी किए होंगे, जो इसके पक्षधर हैं उन्होंने भी एकेडमिक एक्सरसाइज भी की है, लीगल तौर पर इसको एग्जामिन बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अंदाज में किया है। तो अब एक प्रक्रिया है, उसको एक दिशा और एक गति मिली है। मैं सचमुच निजी तौर पर यह मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने एक देश एक कर की व्यवस्था को कायदे से लागू किया, जो एक देश एक राशन कार्ड की बात को आगे बढ़ाने में सफल रहे, जो एक देश एक राष्ट्र और उसकी एक संस्कृति, सांस्कृतिक एकता के सूत्रधार हैं, मंत्र दृष्टा भी आप उनको कह सकते हैं नए जमाने के, वो एक देश एक चुनाव का जो सपना है। चलिए, आप भी ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये जो आपने इतने सारे पॉइंट्स बताए, अभी विपक्षी पार्टियों की राय क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। मनीष जी, क्या वन नेशन वन इलेक्शन आपको लग रहा है, जो अभी यहाँ पे वीरेंद्र जी ने बताया, ये सारी चीजें इस वजह से होना चाहिए? देखिए, एक देश एक चुनाव पर जो आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आनन फानन में लोकसभा के सत्र को बुलाने का काम कर रही है, और जो उनके दिमाग की उपज है, आज के जो मुद्दे हैं देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर,
वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, वो जितने भी जो मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को दरकिनार करके अब इन्होंने एक नया जो छोड़ा है ये तीर, एक देश और एक चुनाव का। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या जहां पर 6 महीने पहले राज्य सरकारें बनी, जहां पर 1 साल पहले चुनाव हुआ है या 1.5 साल पहले जो विधायक चुनकर आए हैं, मुख्यमंत्री जिन प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं, तो क्या वो सारी डिसॉल्व होंगी, वो सारे खत्म होंगे? क्या वो सारे मुख्यमंत्री, सारे विधायक, उनका कार्यकाल सबका समाप्त हो जाएगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या ये सभी मुख्यमंत्रियों से, सभी विधायकों से, विधानसभाओं से, क्या उनसे कोई सहमति, कोई विचार विमर्श करेंगे, या अगर इनके पास बहुमत है तो उसको सीधा सीधा जनता पर, जिस तरीके से इन्होंने नोटबंदी, जिस तरीके से इन्होंने जीएसटी, जिस तरीके से इन्होंने काले कृषि कानून, जिस तरीके से इन्होंने अग्निवीर योजना देश के ऊपर थोपने का काम करा, नोटबंदी करी, 2000 के नोट लाए, तो क्या ये भी उसी के तहत एक नया प्रोग्राम इन्होंने चला दिया कि ये भी हमें देश के ऊपर थोपना है? तीसरी बड़ी चीज, जो बार एक सेंटर के अंदर जो मुद्दे हैं वो अलग हैं, क्षेत्र के अंदर जो मुद्दे हैं वो अलग हैं। अगर आप क्षेत्र के जो हमारी जो राज्य सरकारें हैं वहां की अगर इस तरीके का चुनाव प्रणाली अगर आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राज्य के जो मुद्दे हैं, जो राज्य के जो अधिकार हैं, जो वहां के लोगों की जो मूलभूत सुविधाओं की जो बात है या और बात है, वो जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र का चुनाव वो केंद्र के मुद्दों पे लड़ा जाता है, राज्य के चुनाव राज्य के मुद्दों पे लड़े जाते हैं। ठीक है, लेकिन तो खटाना कहीं जी ना ये कहीं फैसला तो इसमें जनता कर लेगी ना कि उसको राज्य के अंदर जो मौजूदा सरकार है या जो आप जिन बातों को लेकर जा रहे हैं वो उससे सहमत हैं या फिर नहीं है, और राष्ट्र के स्तर इतना पर तो जो राष्ट्रीय यकीन, पार्टियां लड़ रही इतना हैं, तो वो उनके यकीन मुद्दों से मतदाता सहमत की है कि नहीं बुद्धिमत्ता है? पे तो होना ही जनता चाहिए कांग्रेस इतना पार्टी को। विवेक तो फैसला कर ही लेगी ना कि प्रदेश में देखिए, क्या चाहिए और देश में क्या चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 70% से ज्यादा की आबादी आज भी गांवों में बसती है, और हमारा जो गांव का जो ग्रामीण है, जो किसान है, जो मजदूर वर्ग है, जब उसके सामने 2-2 मशीनें जब रखी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसमें पजल होने का उनका जो खतरा है वो ज्यादा है। और बाकी ये एक सच्चाई है कि अगर आपको 2 वोट डालनी हो तो बहुत समझदारी से, बहुत सहनशीलता के साथ आपको वो वोट का अधिकार अपना यूज करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है ये आनन फानन में जिस तरीके की ये सोच आज भारतीय जनता पार्टी की है, अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी देश में बदलाव चाहती है तो विचार विमर्श करें। ठीक है, चलिए आप ये कह रहे हैं एक तो विचार विमर्श और दूसरा ये आनन फानन में आपने कहा कि ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, भाग सिंह दमदमा जी, आप इत्तेफाक रखते हैं, आपको लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये सही है? दमदमा जी अनम्यूट कर ले, शायद म्यूट हैं आप। मेरा आवाज आ रही है? जी जी अभी जी जी। जिस प्रकार से ये प्रावधान पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में था, जिस समय संविधान निर्माताओं ने कानून का निर्माण किया, और इस तर्ज पर चुनाव भी हुए हैं, इस तर्ज पर जो आपके 52 के, 57 के, 62 के, 67 के ये चुनाव हुए, उसके बाद ये कहीं ना कहीं इसमें एक अंतर आया। वो कई कारण थे कि बाई इलेक्शन हुए, कोई और कारण हुए, सरकारें डिसॉल्व हुई हैं, तो ये सारा चलते चलते कई कारण हुए। यदि वे व्यवस्था शुरू से चलती तो एज इट इज चलती, लेकिन आज इस व्यवस्था को चलाने के लिए व्यवस्था बहुत ठीक है। यदि व्यवस्था बन जाती है तो देश के साधनों पर बहुत जो खर्चा है वो कम होगा, और इसके अलावा जब जनप्रतिनिधि और उसके अलावा जब चुनाव दूसरे राज्यों में भी होते हैं, तो आज रिवाज बन चुका है, स्टेट के राजनेता दूसरी स्टेट में वहां प्रचार करते हैं, अधिकारीगण लगाए जाते हैं पूरी तरह से। तो जो जनता का काम है वो उस समय में सफर करता है, क्योंकि इस आज का जो सिस्टम है, हर वर्ष चुनाव है, कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर हर वर्ष चुनाव है, और जो कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट के ऊपर और हमारा जो सरकार का कोष है उसके ऊपर बहुत ज्यादा वजन पड़ता है। अभी जिस प्रकार से खटाना साहब बात बता रहे थे कि इसमें एक दिक्कत आ सकती है कि भारत की 70% आबादी गांव में रहती है, मैं इनको एक बहुत सटीक उदाहरण देना चाहूंगा कि उड़ीसा के अंदर 2019 में जब चुनाव हुए थे तो 2 मशीनें ईवीएम वीवीपैट 2 मशीनें रखी हुई थी एक ही तर्ज पर वोटिंग के लिए, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बम्पर वोटिंग हुई जो सांसदों के लिए थी, और उसके साथ पड़ी मशीन के अंदर वहां जो क्षेत्रीय दल है बीजू पटनायक की, नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल, उनके लिए बम्पर वोटिंग हुई और 2/3 बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई। आज ये विषय नहीं है, आज लोग आज के युग के अंदर हर किसी को पता है, और हमारी तकरीबन काफी आबादी आज पढ़ी लिखी।
तो ये समस्या नहीं, लेकिन इसके लिए हमें एक अधिनियम जो हमारा संविधान में है संशोधन की अब जरूरत पड़ गई। वो संशोधन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि वो तो पहले से चलता आ रहा था। वो जरूरत तो पड़ी है जिस प्रकार खटाना साहब का सवाल आ चुका था कि जिस प्रदेश के अंदर अभी सरकार बनी है, मैं कर्नाटक का उदाहरण लूंगा, उससे पहले हिमाचल में सरकार बनी है, कि वो किस प्रकार से, तो इस प्रकार से सर्वदलीय बैठक के अंदर कोई इस प्रकार का जो एक पावर है, क्योंकि आज जो पावर है चुनाव कमीशन, इलेक्शन कमीशन के पास, वो ये पावर है कि जब किसी राज्य का या लोकसभा में, हमारी लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होता है, तो चुनाव करवाने के लिए वो सक्षम बन जाते हैं। उस दिन से वो चुनाव करवाने के लिए सरकार की राय लेकर तैयार हो। लेकिन जब किसी सरकार बन चुकी है तो डिसॉल्व करने की पावर वहां नहीं। तो इस प्रकार के काम है कि जैसे 6 महीने पहले और 6 महीने बाद तक सरकार चुनाव करा सकती है, इसका कोई मापदंड इस प्रकार से हो, जिस प्रकार जो भी सरकार सत्ता में बैठी हो वो इस प्रकार का मापदंड करे कि जिस प्रकार 4 वर्ष का ले लिया गया। ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है, इसके लिए 2 प्लान तक, फिर व्यवस्था बहुत लंबी बिगड़ी हुई है, कम से कम 2। नहीं, ठीक है दमदमा जी, और मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि अचानक से इन सारी चीजों को लाया जाना है, और जाहिर है कि एक जो कमेटी बनाई गई है वो भी यही सब काम करने वाली है। अब देखते ही हैं कि किस फाइंडिंग्स पर वो पहुंचते हैं। बिल्कुल पंजेटा जी, ये सारा चीजें 10 सेकंड और 10 सेकंड जी जी, इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत वीवीपैट की पड़ेगी। लगभग 35 से 40 लाख ईवीएम मशीनों की जरूरत पड़ेगी। ये सारी व्यवस्था बनाने में कोई एक दिन का 2 दिन का समय में नहीं कोई कर सकता, और उसके बाद ये सारी तैयारी कर लेंगे, साल लगे 2 साल लगे, लेकिन उसके बाद व्यवस्था बदलने के लिए, देखिए किसी को मैंडेट मिला है, आज विधायक बना है, आज विधायक बनने के बाद अगर कह दो कि 3 महीने बाद कि हम इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे, ये वहां भी नहीं, अगली बार वो सरकार बने ना बने, उन्हें जनता ने मैंडेट दिया है, लेकिन उसके ऊपर ये टाइम लगेगा। कहीं गैप ज्यादा हो तो वो कम किया जाएगा, 6-6 महीने का लगाया जाएगा, या रजामंदी में जो लगभग 4 साल का कार्यकाल। नहीं ठीक है, वही तो है ना, अंडरस्टैंडिंग पर कैसे पहुंचेंगे। बिल्कुल सही बात है, देश हित में, ठीक है पंजेटा जी, देश हित में आप कह रहे हैं, ठीक है पंजेटा जी। हाँ, देखिए आयुष जी, सबसे पहला ही प्रश्न जो है वो ये है, जो आपने कहा भी कि ये बिल क्या गारंटी देता है कि मध्यावधि चुनाव जो हैं वो आगे नहीं होंगे, या किसी स्टेट में गवर्नमेंट नहीं गिरेगी तो तब क्या बीच में चुनाव नहीं कराने पड़ेंगे। व्यवस्था की बात इसमें कुछ भी नहीं है, ना स्टेट का कोई खजाने की बात है। जब हमारे हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर ये क्या तर्क दिया जाता है कि पंचायत के और निकाय चुनाव हम साथ नहीं करा सकते एक साथ, तो उसको अलग अलग उस पे कराना चाहिए। और गवर्नमेंट को जो टेस्ट करने का जो वो है कि कितनी गवर्नमेंट सफल है नहीं सफल है, रीजनल पार्टीज तो इसमें अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो रीजनल पार्टीज तो वैसे ही मारी जाएंगी इसके अंदर, अगर 2 एक साथ ही चुनाव होगा और जो नेशनल पार्टीज होंगी उन्हीं के बीच के अंदर जो है वो फाइट होके रह पंजेटा जी, अभी तो तो बीजेडी का इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया ना दमदमा जी ने कि एक साथ चुनाव हुआ, देखिए वहां पर तो नवीन पटनायक चुन लिया स्टेट के अंदर और सेंटर में चुन लिया सांसद भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसा क्यों है कि लगता है कि रीजनल पार्टियों के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आज भाजपा, थोड़ा इसमें चले जाते हैं, थोड़ा गहराई में अध्ययन करते हैं इसके ऊपर। आज भाजपा की पूरे देश में 29 में से केवल 9 स्टेट्स में इनका स्पष्ट बहुमत है। अगर सिक्किम की बात करें 0 सीट, मिजोरम में 0, तमिल में इनकी सीट नहीं है, केरल में इनके पास सीट नहीं है, अच्छा आंध्रा में इनके पास 174 में से 4 सीट हैं, उसके बाद पंजाब में इनके पास 3 है, तेलंगाना में 119 में से 5 हैं, दिल्ली में केवल 8 सीट है इनके पास, बंगाल में केवल इनके पास 74 है, 300 में से लगभग 300 सीटें हैं, 294। उसके बाद उड़ीसा में 174 में से 10 हैं, नागालैंड में केवल 12 है, और जो अलायंस में भी अगर इनका सिस्टम देखे तो मेघालय में इनके 60 में से इनके 2 हैं, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए 87 में से इनके 25 हैं, गोवा में 40 में से 13 हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं क्या गिनती करा रहे हो रजत भाई? तो देखिए, जब अलायंस फॉर्म होती है तो उसमें एक आशंका बनी रहती है कि सरकार जो है बीच में मध्यावधि चुनाव की जो आशंका है, जो देखिए डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का हमारा वो है, इसमें भाजपा एक बड़ा सिनिस्टर मोटिव मुझे लगता है इस बात के पीछे जो एक साथ चुनाव करवाने का है। और जहां तक ईवीएम्स की भी बात है तो हमारी जनसंख्या देखिए, हम विश्व में सबसे ज्यादा चाइना को भी पार कर चुके हैं, और इतने सारों के साथ एक साथ मेरे को लगता है चुनाव आयोग के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा पड़ेगा, इसमें धांधली के भी चांसेस हैं, इसके ऊपर बहुत लार्ज स्केल के ऊपर हैकिंग भी हो सकती है। और तो अगर पूरा ओवरऑल देखें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपके पास कम काम हो उसमें ज्यादा अच्छी व्यवस्था हो सकती है,
प्रेशर कम होगा, एक स्टेट में, 2 स्टेट में, 3 स्टेट में। और क्यों जनता के ऊपर ये थोप दिया जाए या कुछ भी? अगर सेंटर की गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही तो स्टेट में वो सरकार बदल देनी चाहिए। जनता के पास बीच बीच में हक होना चाहिए। आप देखते हैं पूरे देश में जो है वो मूड स्विंग बदल रहे हैं। आज भाजपा कितने विधायक हैं आज देश के अंदर? 4137 के आसपास हैं। तो भाजपा के पास तो केवल 1516 विधायक हैं, और वो भी मोस्टली अगर इनकी स्टेट देखें, गुजरात में है, अतुल यूपी में भाई, है, कर्नाटक में है, उसके बाद महाराष्ट्र में और राजस्थान में, उसके बाद तो पूरे पूरे हिंदुस्तान में साफ है नहीं तो काम इनका। ठीक है ना, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन होगा भी तो इससे क्या समस्या हो रही है ना? मैं ये तो समझना चाह रहा हूँ ना। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि रीजनल पार्टीज को ऐसा क्यों लग रहा है? आप लोगों को क्यों लग रहा है भाई एक साथ एक चुनाव हो जाएगा, उसके बाद 5 साल मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, अपना काम करिए, परफॉर्म करिए, जनता फिर चुन लेगी आप लोगों को। आयुषी इसके आगे भी आ रहा है। ये केवल वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, ये वन नेशन वन पार्टी पे भी आएगा अभी, ये वन नेशन वन रिलीजन पे भी आएगा अभी, ये वन नेशन वन लैंग्वेज पे भी आएगा अभी। बताइए क्या प्लीज लेट मी कंप्लीट। दुर्भाग्य। ये देखो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको आप गहराई से अध्ययन करें। भाजपा कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं करती है, बहुत गहरे रीजंस होते हैं। ये ऐसी, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बैठे बैठे लॉलीपॉप की तरह वन नेशन, ये वही है अच्छे दिन, ये वही है आय दुगनी, ये वही है महंगाई की मार, ये भाजपा सरकार, ये तो वन नेशन वन पार्टी पे भी उतर आएंगे। इसको ना गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ ठीक नहीं है। क्या दिक्कत है? ये गारंटी तो नहीं करता। अगर ये बिल गारंटी करता है कि कोई सरकार नहीं गिरेगी, मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे, तो लॉजिक समझ में आता है। अरे आपको ये भाजपा को पता है सरकार से ये जा रही है, इसके पीछे कोई सिनिस्टर मोटिव है इनका। चलिए, आप कह रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ा इनका कोई मोटिव है, इसलिए ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब लूंगा ना इसका, लेकिन उसके पहले निवान जी क्या दिक्कत है अगर अलग अलग टाइम पे चुनाव हो रहे हैं तो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी मैनेजमेंट। ठीक है निवान जी, नहीं ठीक है पंडिता जी, आपने जो पॉइंट रखा उसका जवाब देंगे ना अभी वीरेंद्र जी। निवान जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत पेशेंटली सभी की बातें सुन रहा था, सभी प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था। मैं 2 मिनट चाहता हूं अपनी बात रखने के लिए अनइंटरप्टेडली, एंड मुझे उम्मीद है कि मुझे 2 मिनट के लिए बिना रोके बोलने दिया जाएगा। तो सर, बहुत बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, तो इसके ऊपर बहुत गंभीरता से हमें बहस करने की जरूरत है। लेकिन हर मुद्दे का एक बैकग्राउंड होता है, हर मुद्दे की, हर इशू की एक वजह होती है। हमें ये सोच समझने की जरूरत है कि ये जो आज ट्विटर के माध्यम से मुद्दा आया है, इसकी वजह क्या है। इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा बैकग्राउंड में नहीं, बस कुछ महीनों के बैकग्राउंड में आपको लेके जाऊंगा कि जब विपक्षी एकता की चर्चा होने लग गई, जब विपक्षी यूनिटी की चर्चा होने लग गई, बैठकें होने लग गई, तो बीजेपी की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी बोलती थी कि ये नॉन सीरियस पार्टीज का अलायंस है, इनमें ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग हुई, उसके बाद फिर बेंगलोर में विपक्षी दलों की मीटिंग हुई, उसके बाद एक नाम आया इंडिया अलायंस। जब इंडिया अलायंस नाम आया, उसके बाद लोगों में चर्चा शुरू हो गई, लोग इंडिया अलायंस की बात करने लगे, पूरा दिन न्यूज चैनल्स पे इंडिया अलायंस की चर्चा होने लगी, सब जगह घर घर में डिस्कशन होने लग गई कि क्या ये पॉसिबल है कि इस तरह से बीजेपी को बिल्कुल हराया जा सकता है। ये डिस्कशन जब तेजी पकड़ने लग गई, आउट ऑफ डेस्परेशन, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, ये एक ट्विटर के माध्यम से, जब हमारी तीसरी बैठक मुंबई में थी, उसी दौरान एक ये मुद्दा लेके आया गया जिसके अंदर ये बोला गया कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं ये समझना चाहता हूं कि आज इस पॉइंट पे, इस डिस्कशन से हमें मिलने क्या वाला है। क्या 5 से 6 महीने चुनाव को रह गए हैं? क्या बीजेपी प्रवक्ता भी यहाँ है, वो बाद में मेरी बात का जवाब दे सकते हैं कि क्या 5 से 6 महीने में आप ये प्रोसेस कंप्लीट करके वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर सकते हैं? क्या इस मुद्दे का रेलेवेंस इस कमिंग लोकसभा चुनाव में है? अगर है तो कैसे पॉसिबल है? इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा, उसको हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं। इसमें स्टेट्स का इनपुट चाहिए, इसमें फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या जरूरत है इस पॉइंट पे इस मुद्दे को डिस्कस करने की, जब घर घर में डिस्कशन हो रही है इंडिया की?
जब घर घर में डिस्कशन हो रही है बेरोजगारी की, जब घर घर में डिस्कशन हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, जब घर घर में डिस्कशन हो रही है, तो उससे भी क्या होगा निवान जी, मुझे बताइए ना। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो सारे प्रदेश से भी आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार सकती है और देश में भी नकार सकती है। तो सेकेंडरी, अगर यही मोटिव है और आप ये कह रहे हैं कि जनता सारी चीजों से त्रस्त है, तो इससे भी परेशान होंगे, तो वो और बेहतर हो जाएगा। मैं आपको क्लियरली एक चीज बताता हूं कि आज ऑफिशियली बीजेपी ने अनाउंस कर दिया है, हम तो बहुत टाइम से बोल रहे हैं, बीजेपी ने आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ऑफिशियली आज मोदी लहर खत्म हो चुकी है, क्योंकि इनको अब अपने पे ही विश्वास नहीं है। आप इनके बड़े बड़े नेताओं के आज के बाइट सुन लीजिए। इनके बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि चुनाव कराने से, बार बार चुनाव होने से काम नहीं हो पाता है, खर्चा बहुत हो जाता है, लोगों के काम प्रभावित होते हैं। मतलब आज ये खुद बोल रहे हैं कि पिछले 9 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया चुनाव की वजह से। ये तो यही मतलब हुआ इसका कि पिछले 9 साल में ये बैक टू बैक चुनावों में थे। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी बड़े से बड़ा नेता इनका जाता है। इसका मतलब ये खुद अनाउंस कर रहे हैं आज। चलिए, आप ये कह रहे हैं मोदी लहर खत्म हो गई और इसके पीछे के आपने भी बताया कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। मैं अब जवाब लेता हूँ, ठीक करने की कोशिश है। चलिए ठीक है, अब वो हम लोग देखेंगे, वो तो भविष्य के गर्त में ना, यहाँ बैठ करके तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता ना, और बिना सहमति से तो होना नहीं है ये कुछ भी। ठीक है वीरेंद्र जी। अतुल भाई, मैं विस्तार से इन सब मित्रों ने जो सवाल उठाए उनके उत्तर देना चाहता हूं। मैं अंत से शुरू करूंगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने मुस्कुराते हुए जो बात कही कि ये कपोल काल्पनिक बातें करने में बड़े माहिर है आम आदमी पार्टी के मित्र जो है ना, ये कह रहे हैं कि इनका जो घमंडिया अलायंस बनाया इन्होंने, वो अलायंस देश में उसकी घर घर चर्चा हो रही है, उससे घबराकर भाजपा ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात शुरू कर दी। इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी जी ने यह आइडिया मूट किया। यह आइडिया पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने दिया हो ऐसा भी नहीं। इस आइडिया पर इस देश के भीतर जब चुनावों की प्रक्रिया शुरू हुई, कई चुनाव, संभवतः 3 चुनाव तो लगातार इसी प्रक्रिया के तहत हुए, और ये आइडिया जो है जब प्रधानमंत्री ने पहले दिन से दे दिया था, उसके बाद देश में चर्चा चल ही रही थी। उस आइडिया को हमने केवल एक कमेटी बनाकर आगे बढ़ाया है। इनमें से किसको किसी ने बता दिया कान में आकर हमारी तरफ से कि भाई ये जो सेशन आ रहा है विशेष सत्र, उसमें ये रातों रात आनन फानन, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं आनन फानन ला रहे। अरे भाई, किसने कहा कि इस सत्र में ये आ ही रहा है? कोई घोषणा हुई है क्या ऐसी? कोई ऐसा प्लान आपको कान में कोई बता के गया है क्या? कुछ भी आनंद, देखिए, ना तो आइडिया आनन फानन आया है, पुराना आइडिया है, टेस्टेड ट्राइड आइडिया है। हमने सत्ता में आने के बाद विधिवत, प्रधानमंत्री सबसे बड़े नेता हैं देश के, उनके मुख से यह बात कही गई है। तो आइडिया पुराना, ट्राई किया हुआ टेस्टेड आइडिया, और उसकी दिशा में एक कदम, एक कमेटी बनाकर हमने आगे बढ़ाया है। तो आनन फानन जैसी इसमें कोई बात नहीं है। चिंता न करें, अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, ये टेक्निकल दिक्कत आएगी, ये समस्या खड़ी हो जाएगी, ये सारे सवाल हैं भाई साहब। मैंने तो आपके कहने से पहले कह दिया कि जब इस देश में एक चुनाव की बात आएगी तो बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे ना। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, चुनाव की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, देश के संविधान में व्यापक संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। और इन सबको मालूम है, भले मानसों को, कि रातों रात नहीं होती ये सारी चीजें, इसमें समय लगता है, और समय लगना एक विषय है, उसके साथ साथ इस देश की संसद को ही ऐसा करने का वीरेंद्र जी, पंडिता जी तो कह रहे थे कि आप लोग कोई काम ऐसे ही नहीं करते हैं, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है। ना, मैं वहीं आ रहा हूं। ये काम जब होगा तो ये कोई वीरेंद्र सिंह चौहान या नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा से रातों रात नहीं हो जाएगा। इस देश की संप्रभु राष्ट्र की जनता द्वारा निर्वाचित बहुमत प्राप्त सत्ताधारी पार्टी के प्रस्ताव पर देश की संसद जब मोहर लगा देगी तब ऐसा होगा। और संसद में मोहर लगाने से पहले यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, जो जहां जितनी संख्या में सदन में बैठा है उसको अपनी बात कहने का अवसर रहेगा। अब दूसरी बात कि जी ये तो बहुमत है, फटाफट लागू कर देंगे, अपनी मर्जी चला देंगे। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, जब देश की जनता ने हमें सम्मानजनक, प्रबल, मजबूत वाला बहुमत दिया है, तो फिर हम अपने हिसाब से
देश हित के काम करेंगे या पहले पंजेटा जी से सैंक्शन लेंगे? अब पंजेटा जी कभी जीवन में सैंक्शन देंगे नहीं, मनीष खट्टाना कभी। अब आपको मुझे यही रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब देखना यह है कि जिस बात की चर्चा हो रही है दरअसल वो जब मूर्त रूप लेगा तो किस प्रकार का होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।